Okay, today we are going to start with change in the method of depreciation. Okay, तो आप नोटबुक में जहाँ पे भी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं उसके हेडिंग में लिख सकते हैं, या जब भी ये टॉपिक लिखो तो वैसा लिखना, change in the method of depreciation is considered as change in accounting estimate. क्या लिखेंगे? Change in the method of depreciation is considered as change in accounting estimate. Okay, why there should be a change in the method of depreciation? Why there should be a change in the method of depreciation? There can be three different reasons for changing the method of depreciation. Number one, if accounting standard ask you to do so. Okay, when we started with the chapter, I told you that accounting standard 10, that is property, plant and equipment, is applicable to this chapter ना. accounting for depreciation के लिए AS 10 applicable होता है. तो अगर AS 10 में कोई चेंज आता है और वो आपको गाइड करता है कि पहले आप जो मेथड फॉलो कर रहे थे वो छोड़ के आपको दूसरा कोई मेथड फॉलो करना चाहिए, that can be one reason. Second reason can be if there is a change in law. Okay, if any law which is applicable to business like Companies Act or we can say Income Tax Act. Companies Act may not be applicable to every business. It is applicable only to the companies. But Income Tax Act is applicable to every business. तो अगर उसमें कोई चेंज आया तो आपको अकाउंटिंग जो आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चेंज करना पड़ेगा. और the third and most crucial is if it results into better preparation and presentation of financial statement. क्या कहेंगे? If it results into better preparation and pattern of or presentation of financial statement. Okay, why did I say this is crucial is because जब कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आएगा या लॉ में चेंज आएगा तो आपको कंपलसरी वो करना ही पड़ेगा. बट जो तीसरा चेंज है वो आपको खुद सोचना है. ओके, कि मुझे अकाउंटिंग क्या है, या तो जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चेंज करना चाहिए या नहीं. हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस ओनर इज रिक्वायर्ड टू थिंक इज, और व्हाई इज पर्टिकुलर ओनर ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू थिंक इज दैट आई वाज प्लानिंग टू यूज एन एसेट इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन में ऐसा कहा था कि जो भी आप डेप्रिसिएशन का मेथड सिलेक्ट करो वो आपका कंजम्पशन पैटर्न रिफ्लेक्ट करना चाहिए. कि आपका कंजम्पशन पैटर्न डिक्रीजिंग पैटर्न में है, मतलब सबसे ज्यादा पहले ईयर में और उसके बाद डिक्रीजिंग पैटर्न में है, ये एवरी ईयर कांस्टेंट है. ओके, या तो फ्लक्चुएटिंग है. ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करना चाहिए. नाउ बिकॉज ऑफ certain circumstances the usage pattern may change, है ना. The current scenario is a very useful example that how the assets that were acquired with a particular motive will now be consumed. पहले आपका कंजम्पशन पैटर्न अलग था, अब शायद आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा, उस एसेट का यूज करने का तरीका बदल जाएगा. तो अगर उसका कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा तो आपको डेप्रिसिएशन का मेथड भी चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो एज टू बेटर प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जितना अच्छे से पॉसिबल हो बनाना चाहिए और उसमें जो भी बेस्ट एस्टिमेट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए. तो करंट डे का सिनेरियो ये कहता है कि मैं पहले SLM यूज करता था, अभी WDV यूज करना चाहिए, या पहले WDV यूज करता था अभी SLM यूज करना चाहिए. बट यू शुड हैव गिवन रीजन दैट व्हाई देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग, सॉरी व्हाई देयर इज अ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट. चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट कहा जाएगा उसको. दूसरा, कौन से रीजंस की वजह से उसमें चेंज आएगा? वन इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अदर इज लॉ, एंड थर्ड इज
you think it is better to change. ओके आपको लगता है कि अकाउंटिंग का जो या तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो चेंज करना चाहिए. अगर मैं चेंज करता हूं तो वो बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में रिजल्ट होता है. ओके तो मुझे डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहिए. ओके यहाँ तक का पार्ट था क्यों चेंज करना चाहिए. अब हम आगे डिस्कशन ये करेंगे कि अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे दिया जाएगा. ओके सो ऑलवेज रिमेंबर द अकाउंटिंग इफेक्ट विल बी प्रोस्पेक्टिव. पहले जो हो चुका उसको भूल जाओ. ओके ऐसा समझो कि इस साल आपने नया एसेट लिया है और उस पर नई मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. ओके द इफेक्ट विल नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव. दैट इज हम प्रीवियस ईयर का इफेक्ट जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे. इट विल बी प्रोस्पेक्टिव नाउ ऑनवर्ड्स. क्या सोचेंगे नाउ ऑनवर्ड्स. और आपको आप जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे और अगर इस तरह का कोई चेंज आता है तो आपको उसका डिटेल भी देना पड़ेगा कि हमने इस साल पर्टिकुलर एसेट के लिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है और उसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये इम्पैक्ट आएगा. मतलब फैक्ट डिस्क्लोज करना भी जरूरी है और फिगर्स डिस्क्लोज करना भी जरूरी है. फैक्ट एज वेल एज फिगर्स. ओके इज इट ओके. किसी को डाउट है तो पूछो. ये तो आगे बढ़े. ओके जो भी थियोरी पार्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. ओके लेट्स गो फॉर द अकाउंटिंग पार्ट. Messrs. Anshul commenced business on 1st January when they purchased plant and equipment for ₹7 lakh. Okay, और उनका depreciation method है diminishing balance method at 15% per annum. They are charging depreciation at the rate of 15% as per WDV method. Okay, over the years their purchases have been as follows. मतलब ये किया था 1 जनवरी 2011 को, उसके बाद 2012 में और 2015 में. ओके ऑन 1 जनवरी 2015 मतलब हमने ये वाला एसेट जब खरीदा था तब इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट बोथ. ओके मेथड भी चेंज करेंगे और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज करेंगे टू straight line basis. Okay, on this date remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1/1/2015. मतलब मैंने 1 जनवरी 2011 को और 1 जनवरी 2012 को जो भी एसेट खरीदा था उसका यूजफुल लाइफ 2015 के दिन, क्योंकि हम चेंज कब कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग ऑन 1 जनवरी 2015. तो उस दिन उन लोगों ने हमें नया इंफॉर्मेशन दिया कि एक तो हम लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे और दूसरा कि जो भी एसेट्स आपके पास 2015 से पहले की हैं उसकी यूजफुल लाइफ 6 इयर्स रहेंगी. ओके और जो 2015 में खरीदा उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है. Okay, with no scrap value. चलो यहां तक किसी को क्वेश्चन समझ में ना आया ऐसा है. हमने टोटल 3 एसेट खरीदी है 2011, 2012, 2015 और जब हमने तीसरी एसेट खरीदी तब हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं. ओके तो क्या ये चेंज तीनों एसेट को एप्लीकेबल होगा या सिर्फ 2 एसेट्स को? This change will be applicable to all or only 2 assets? Quickly reply. So only 2 assets. Only 2 assets. Why so? Because new asset that has been purchased is not yet depreciated. उसको तो अभी तक हमने depreciate किया ही नहीं है. Okay? तो उसके लिए तो वैसे भी वही मेथड फॉलो करना है.
मैंने बोला था चेंज किसको एप्लीकेबल है, तो चेंज इज एप्लीकेबल ओनली टू दिस असेट परचेज फ्रॉम 2011 एंड 2012. ओके नाउ यस सर बोलो. सर जो 6 इयर्स है यूजफुल लाइफ सर, वो इन टोटल या फिर 6 इयर्स अभी से बाकी है? अभी भी रिमेन, देखो कौन सा वर्ड लिखा है रिमेनिंग. है ना. ओके यस सर. So for this asset, what will be the amount of depreciation? Third asset. 15,000. नहीं, थर्ड एसेट बोलो. थर्ड एसेट ये 2 लाख में खरीदा था ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10. ओके दैट इज 20,000, क्योंकि उसका यूजफुल लाइफ तो 10 साल है ना. आया समझ में? ओके अब ये पहले वाली एसेट और ये दूसरी एसेट का पहले तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. ओके क्योंकि हमें देखो ये हमने 2011 में खरीदा था, सो 11, 12, 13, 14 4 साल का तो एप्रिसिएशन लगा होगा. ओके उसके बाद 5th ईयर में जाके चेंज हो गया, तो 4th ईयर के एंड में कितनी वैल्यू होगी वो ढूंढनी पड़ेगी ना. यू नीड टू फाइंड इट आउट. ओके कैन यू डू द सेम ऑन कैलकुलेटर? बता सकते हो? पहले आप लोग करो फिर शॉर्टकट बताता हूं. क्विकली कितना वैल्यू आएगा? 7 लाख पे 15% पर एनम फॉर 4 years. What is the value? 3,65,404. Perfect. 365,404. Simply calculator पे 7 lakh minus 15%, minus 15%, minus 15% and minus 15%. ऐसा 4 साल तक करना. ओके या तो दूसरा एक मेथड बताता हूं. -15 नहीं करना है तो into 85% 4 times, क्योंकि हम लोग 7 लाख में से 15% माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 85%. ओके either way it can be done. And similarly for this 1,50,000 asset, depreciation for 3 years. 78,300.94. No, 3 साल आएगा ना, 4 साल नहीं आएगा. 92,119. 92,119. ओके तो पहले वाले का आया 3,65,404 और अब उसकी यूजफुल लाइफ कितनी बाकी है? 6 years. तो 365,404 divided by 6, 60900. That will be the amount of depreciation. Okay. और दूसरे एसेट का 92,119 divided by 6, 15,353. That will be the amount of depreciation. मैंने आपको 2 चीजों पे ध्यान रखने के लिए कहा था. एक कि जो भी चेंज होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, पीछे क्या हुआ उससे मतलब नहीं है. ओके और दूसरा आज नया एसेट खरीदा है वैसा सोच के ही डेप्रिसिएशन लगाना है. तो हम ऐसा समझेंगे कि हमने 3,65,000 में एक नया एसेट खरीदा था और उसको 6 साल में डेप्रिशिएट करना है. इज इट ओके? सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? 7 लाख वाली एसेट का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 60900. ओके 1,50,000 वाली एसेट का कितना लगेगा? 15,353 और 2 लाख वाली एसेट का 20,000. ओके एंड देन टोटल.
तो पूछा क्या है, अकाउंट फॉर 2015, तो हमें 2015 का अकाउंट बनाना है, तो दो असेट की ओपनिंग वैल्यू और तीसरा असेट का परचेज प्राइस। ओके, ये होगी दो असेट्स की ओपनिंग वैल्यू, सॉरी दिस वन। ओके, 2015 के बिगिनिंग में ये आपकी दो असेट्स की ओपनिंग वैल्यू हो गई, हमने तीसरा असेट खरीदा, उस पे ये वाला और 20,000 डेप्रिसिएशन लगाया, दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस व्हिच विल बी कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। ओके, let's move forward. Revision of the estimated useful life of property, plant and equipment. Just the same, जैसा हमने change in the method of depreciation पढ़ा था, वैसा change in useful life भी एक accounting estimate है। ओके, और useful life में change भी accounting standard या law या तो बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। आपने जब असेट खरीदा था तब एक पर्टिकुलर यूजफुल लाइफ था, और अभी उसका यूजफुल लाइफ बदल सकता है, पॉसिबल है, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और मे बी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन द लाइफ ऑफ असेट में चेंज। अगेन दिस चेंज वुड बी अकाउंटेड फॉर इन अ प्रोस्पेक्टिव मैनर now onwards. Okay, तो क्या लिखा है, the unamortized depreciable amount, जिसको हम सिंपल मैनर में बोलेंगे बुक वैल्यू, क्या कहेंगे, बुक वैल्यू, जो अभी तक डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, ओके, should be charged over the revised remaining life, as simple as that. Okay, cost of machine 6 lakh, depreciation as per straight line, and life is 10 years. Nil residual value, so the depreciation would be 6 lakh divided by 10, 60,000 every year. Okay, कितने साल तक depreciation लग गया, 3 years. 60,000 into 3, कितने साल का depreciation लगाया, 3 साल का, total 1,80,000. So my unamortized depreciable amount, जिसको हम नॉर्मल सेंस में बुक वैल्यू कहते हैं, that is 4,20,000. ओके, 3 साल के बाद जितना वैल्यू आएगा। अभी आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉर्मली आपका लाइफ 7 years बाकी है, बट क्वेश्चन ये कहता है that after 3rd year it was reassessed at 5 years. तो नॉर्मली उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, जगह हम से डिवाइड करेंगे 5। अगर यूजफुल लाइफ कम होगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। ओके, सो नाउ 4,20,000 divided by 5, that makes it 84,000 per annum. किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। हाँ, और इसमें इन लोगों ने एक एक क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको प्रैक्टिकली ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, स्टिल गिव मोर, मैंने 30-35 क्वेश्चंस तो दिए ही हैं, उससे भी ज्यादा आएंगे। बट वन थिंग इज, इफ यू फाइंड एनी रिपीटेटिव क्वेश्चन जो आपने मॉड्यूल में किया है और वही चीज अगर टेम्पलेट में होगी तो वो आपको नहीं करना है। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, रीवैल्यूएशन का मतलब होगा कि हम एवरी ईयर एंड एटलीस्ट साल में एक बार, ज्यादा बार भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अलाउ करता है, बट एटलीस्ट साल में एक बार आपको अपनी असेट का वैल्यूएशन करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो मेरे पास असेट है उसका वैल्यू बढ़ा या कम हुआ। ओके, इफ the value increases it is a benefit, if the value decreases it is a loss. आपने आपका जो पार्टनरशिप वाले जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, ओके, 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, वी आर येट टू डिस्कस दैट पार्ट, है ना। वही चीज आपको यहाँ पे भी आने वाली है।
ओके, बट वहां पे भी हम करते थे ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ओके, तो अगर एसेट का वैल्यू अपवर्ड होता है तो इट इज अ प्रॉफिट, डाउनवर्ड होता है तो लॉस। ओके, बट दिस प्रोसेस इज डन एटलीस्ट वंस अ ईयर, एटलीस्ट वंस अ ईयर। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट, मतलब साल में एटलीस्ट एक बार होना चाहिए, पर साल में एक ही बार होना चाहिए ऐसा नहीं है। इट कैन हैपन एट फ्रीक्वेंट, ज्यादा इंटरवल पे भी हो सकता है, 3 महीने पे, 6 महीने पे, बट उसके लिए आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो बहुत ही रॉबस्ट होना चाहिए। ओके, नॉर्मली कंपनीज एटलीस्ट साल में एक बार तो रिवैल्यूएशन करती है। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज इफ एन एसेट इज रीवैल्यूड इन द फर्स्ट ईयर, उसका पहला ही साल है और उसको रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यूएशन आया अपवर्ड। ओके, सेकेंड ईयर में उसका रिवैल्यूएशन किया तो वो डाउनवर्ड आया, पॉसिबल हो सकता है, या सेकेंड ईयर में फिर से अपवर्ड आया, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, मतलब फर्स्ट अपवर्ड एंड सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड और फर्स्ट अपवर्ड एंड सब्सिक्वेंट अपवर्ड, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या तो फर्स्ट डाउनवर्ड, सब्सिक्वेंट आल्सो डाउनवर्ड, फर्स्ट डाउनवर्ड एंड सब्सिक्वेंट अपवर्ड। मैंने आपको 4 अलग अलग चीजें बताई। ओके, पहले अपवर्ड हुआ फिर डाउनवर्ड हुआ, या तो पहले अपवर्ड फिर भी अपवर्ड हुआ, देन पहले डाउनवर्ड हुआ फिर अपवर्ड, और दूसरा है एंड देन अगेन डाउनवर्ड। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। ओके, और यहाँ पे हम कंजर्वेटिज्म को भी फॉलो करेंगे, है ना। वी विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ओके, we will not recognize the future losses, but we will consider the, we will not recognize the future profits, but we will provide for future losses. Okay, ये हमारा prudence का concept कहता है। तो अगर, है ना, please listen carefully, if the revaluation is downwards, पहली बार में downward हो गया, then it will be straight away charged to P&L। कहाँ चार्ज किया जाएगा? एसेट की वैल्यू को डिक्रीज किया जाएगा, मतलब एसेट को क्रेडिट किया जाएगा और P&L को डेबिट किया जाएगा। फर्स्ट डाउनवर्ड। अगर फर्स्ट अपवर्ड हुआ तो क्या होगा? ये हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट होगा या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा? Anybody tell me? Unrealized. अनरियलाइज्ड होगा, है ना। हमने एसेट का वैल्यू बढ़ाया है पर हमें पैसा मिला नहीं है। So if the profit is unrealized, then it cannot be transferred to P&L. Okay, तो हम एसेट का वैल्यू बढ़ाएंगे, है ना। और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे से, आई होप सो। ओके, Capital is equal to asset. अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट साइड बढ़ेगा, तो लायबिलिटी साइड भी कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही चाहिए, है ना। अपोजिट साइड सेम इफेक्ट। Then we have to create a revaluation reserve। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन। पहला डाउनवर्ड हुआ और सब्सिक्वेंटली अपवर्ड हुआ। पहला डाउनवर्ड और सब्सिक्वेंट अपवर्ड, मतलब फर्स्ट ईयर में डाउनवर्ड हुआ तो हमने P&L डेबिट किया था, सेकंड ईयर में अपवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर में डाउनवर्ड हुआ था 10,000, 10,000 से वैल्यू कम हुई थी, और सेकंड ईयर में वो इंक्रीज हो गया 12,000 से। ओके, इन द फर्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड बाय 10,000 एंड इन द सेकंड ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 12,000। सो इस 12,000 में से प्रीवियस डाउनवर्ड जितना, प्रीवियस डाउनवर्ड कितना था? 10,000. So equal to the amount of previous downward would be transferred to P&L. Okay, and any excess would be treated as revaluation reserve.
समझ में आ रहा है? यस सर। अगर पहले अपवर्ड किया था और सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड है, तो पहले अपवर्ड किया था 12,000 से फॉर एग्जाम्पल, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड है 15,000, पहले अपवर्ड 12 और सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड 15। तो पहले मैंने जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था ना, मतलब पहले अगर अपवर्ड होगा तो मैंने क्या क्रिएट किया होगा, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके। तो पहले उसको नलिफाई करेंगे और जितना एक्सेस डाउनवर्ड है दैट वुड बी डेबिटेड टू पीएनएल, ओके। तो इतना याद रखेंगे, अगर शॉर्टकट में याद रखना है, इफ देयर इज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व, if there is a revaluation reserve in the balance sheet, then it will be first applied, okay, anything excess would be transferred to P&L. revaluation reserve है तो पहले उसी को यूज करेंगे, ओके। इतना सिंपल याद रखिए, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसका मतलब कि पहले अपवर्ड हो चुका है और अभी डाउनवर्ड हुआ, तो पहले हम रिवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही हम पीएनएल को टच करेंगे, तब तक हम पीएनएल को टच नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व है ही नहीं और डाउनवर्ड हुआ तो सीधा पीएनएल, ओके। मतलब अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले उसको टच करेंगे, उसके बाद ही पीएनएल को टच करेंगे। एनी डाउट? No, sir. Adding one more, we can say angle to it, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट जस्ट बताने के लिए कि अगर आपने एसेट का वैल्यू बढ़ाया है, अपवर्ड किया है, तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Will the depreciation increase or not? कॉमन सेंस, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल एसेट की वैल्यू 90,000 थी और आपने उसको 95,000 कर दिया, you made it 95,000, then the amount of asset increases by 5,000 and accordingly depreciation on 5,000 will be an excess charge, okay। तो नॉर्मली ऐसा किया जाता है कि जो भी 5,000 मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू पे जो डेप्रिसिएशन लगा ना, उसको पीएनएल में नहीं बट रीवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे, इधर एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व। जो आया था एसेट का वैल्यू, तो हमने क्या क्रिएट किया था, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो उसी एक्सेस पे जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा, 90,000 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो पीएनएल में ही जाएगा, बट एक्स्ट्रा 5,000 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो जाना चाहिए रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ओके। दैट पॉइंट इज नॉट कंसिडर्ड ओवर हियर, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है। इन केस द रीवैल्यूएशन एज अ मटेरियल, मटेरियल का मतलब मैंने बोला था पहले भी, इट मींस अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, then the same should be disclosed separately in which year the revaluation is carried out। जिस साल में रिवैल्यूएशन हुआ और उसकी वजह से देखो डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट तो आएगा, वो तो अनडाउटेडली है, ओके। हमें कौन सी इफेक्ट के बारे में देखना है, मटेरियल इफेक्ट। आपको लगता है कि ये अमाउंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, पहले में 50,000 पे डेप्रिसिएशन लगाता था, अभी 1 लाख हो गया है, ऑलमोस्ट डबल और एग्जैक्टली डबल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, देन इट इज अ मटेरियल इफेक्ट। आई शुड डिस्क्लोज इट सेपरेटली। सिर्फ डिस्क्लोज करना नेसेसरी नहीं है, डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, बट कैसा डिस्क्लोजर होना चाहिए,
separate disclosure. Why so? Accounting is a language of business. ऐसा कहा जाता है ना, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. तो आपका अकाउंटिंग बहुत सारे यूजर्स को यूजफुल होता है ना. There are so many users to your accounting information, your debtors, creditors, lenders, bank, customers, okay, employees. तो उनको पता चलना चाहिए कि कंपनी में चल क्या रहा है. So if there is material effect on the amount of depreciation, then the same should be disclosed separately. आपने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा है ना सब लोगों ने. कौन सी 4 चीजें मेन है उसमें, बताओ क्विकली. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, डोंट से कि हमें याद नहीं है, कि कई सारी बार इंटरव्यू में डेफिनेशन भी पूछा जाता है. यू नीड टू बी केयरफुल. क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग, ऐसा लिखते हैं ना. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग. उसके साथ एक और वर्ड अटैच करेंगे, कम्युनिकेटिंग. हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट भी करना पड़ता है with the users. Okay, let's go for the example. Okay, इधर आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है और वो कहाँ पे लिखना है. ये लिखा है ओनर्स इंटरेस्ट. ओनर्स इंटरेस्ट इज नथिंग बट इन द केस ऑफ कंपनी इट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. हम लोग लिखते हैं ना शेयर होल्डर्स फंड्स. इट इज कॉल्ड ओनर्स इंटरेस्ट. ये पढ़ना है आप लोगों को. ओके, वी हैव डिस्कस्ड. ओके, a machine costing 12 lakh is depreciated straight line assuming 10 years working life and zero residual value. At the end of third year the machine was revalued upward by rupees 60,000. ये फर्स्ट टाइम अपवर्ड है, किधर क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व. और कहाँ पे डेबिट होगा, एसेट अकाउंट. ओके, तो एक ये चेंज आया. ओके, लाइफ है 10 इयर्स, उसमें से कितने साल पास हो गए, 3 साल. ओके, तो इफेक्टिवली 7 इयर्स बचने चाहिए, पर बच गए कितने, 9 years. 9 years. okay, so you can see we will charge depreciation according to 9 years useful life and on the increased value of asset. Okay, this is quite simple. 12 lakh into 70% करो. चलो 12 lakh into 70%. कितना आया, 8,40,000. This is the value at the end of third year. 3 साल के बाद इतना वैल्यू बचेगा. ओके, प्लस रिवैल्यूएशन अपवर्ड्स. सो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 60,000 पे बढ़ाया. सो माय वैल्यू ऑफ एसेट बिकम्स 9 lakh. लाइफ ऑफ 9 years. 9 lakh divided by 9 years. Depreciation for 4th year onwards will be 1 lakh. ओके, इतना ही हमको सीखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. ओके, इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो 840 वाला अमाउंट है उस पे डेप्रिसिएशन अलग और ये 60,000 पे अलग है ना, और इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट कर सकते हैं. थिंग्स कैन बी डन, बट ओवर हियर इट इज नॉट आस्क्ड एंड नाइदर इट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. ओके, 70% क्यों किया वो समझ में आया कि नहीं? Yes. किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो. एवरी ईयर हम उसको 10 इयर्स में राइट ऑफ करेंगे, मतलब हर साल कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 10%. 10%. चार्ज हो जाएगा 30% and the remaining percentage is 70. Okay, now
प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। चलो सब लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ा है ना? Yes, sir. टेबल बनाया हम लोगों ने, बैलेंस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। किसी को उसके पीछे का लॉजिक पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन, लिखो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ₹2 lakh। डेटर्स 10 lakh। Bad date for the year, bad date for the year 1 lakh। Percentage of provision for bad and doubtful debts 20%। Okay. What amount should be debited to P&L? आपका क्वेश्चन ये है, what amount should be debited to P&L? ओके, फिर से ज्वाइन करो सब लोग।